रस्मी है, मेरी शादी मेरे दोस्त के भाई के साथ हो गई थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी शादी जिस इंसान के साथ होने जा रही है वह मुझे पसंद करता है और मेरे दोस्त भी अपनी भाभी बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैं जानती थी कि वह घर में मुझे बहुत प्यार मिलेगा और फिर वह लड़की जो मेरी बचपन की सहेली थी अब वह मेरी ननद बनने जा रही थी। इस तरह तो हम दोनों सहेलियाँ ही की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाने वाली थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं बहुत खुश थी। शादी की रात में दुल्हन बन्नी अपने कमरे में बैठी अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कर दंग रह गई कि कमरे में आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सुबह सुबह का समय था और मैं छत पर पौधों में पानी लगाने के लिए गई हुई थी। हालांकि गर्मी का टाइम था, धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे छत पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बाज नहीं आई। मम्मी कहती थी कि पौधे में शाम को टाइम पानी डाल दिया करो क्योंकि सुबह के समय तेज़ धूप होती है। वैसे भी गर्मी के दिन चल ही रहे थे, लेकिन मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनी और मैं छत पर पौधों को पानी देने के लिए आ गई थी। अभी मैं अपने कमरे में काम में मगन थी जब अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। न जाने किस समय मेरी माँ ने आकर मुझे देखा होगा। मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में मौजूद थी और मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने देखा तो मम्मी की आंखों से आंसू थे क्योंकि मम्मी का इस दुनिया में हम दोनों भाई बहन के अलावा कोई और नहीं था। पापा तो हम लोगों को काफ़ी समय पहले छोड़कर चले गए थे। अपने दोनों बच्चों को मम्मी ने अकेले पाल पड़ोस कर बड़ा किया था। भैया मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने भैया दुबई में नौकरी करने गए हुए थे और मम्मी ने मेरी तबीयत ख़राब होने के बारे में उनको बता दिया था। जैसे ही मैं होश में आई मम्मी ने मेरे भैया से फ़ोन पर बात करा दी और भैया बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अभी भैया की कॉल करते ही नहीं हुई थी, कितनी देर में मेरी दोस्त सालू मुझसे मिलने आ गई। उसे भी मेरी तबीयत के बारे में पता चल गया था। उसने मेरी तरफ देखकर परेशान होते हुए देखा और कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही हो। मैं जब तुम्हारे घर गई तो पड़ोसियों ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई और आंटी और इमरजेंसी में अस्पताल में तुम्हें ले गई हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सालू से कहा नहीं, बस बेहोश हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बेहोश हो गई थी। मुझे मम्मी ने पूछा डॉक्टर ने क्या बताया, तो मम्मी कहने लगी कुछ नहीं बेटा, बस डॉक्टर कह रहे थे कि अपनी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई, उसे धूप में ना निकलने दिया करो। मगर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। सालू की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब बेटा तुम ही अपनी इस दोस्त को कुछ समझाओ। मैंने इससे कोई बार मना किया धूप के समय पौधों को पानी डालने के लिए मत जाया करो, मगर यह फिर भी अपनी मनमानी करती है। मम्मी की अब बात सुनकर सालू ने मुझ पर बरसने लगी और कहने लगी, तू सच में किसी की बात नहीं मानती है। सालू मेरे लिए मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरी सगी बहन की तरह थी। भगवान ने भले ही मुझे बहन नहीं दी थी, लेकिन सालू ने हमेशा बचपन से ही मेरा बहनों की तरह ख्याल रखा था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही कॉलेज में हम दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। हम दोनों की दोस्ती से ही हमारे ग्रुप की सारी लड़कियां जलती थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी अचानक चौंक गई और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने जॉब करने की बात कही, तुम जानती हो ना अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और अब तुम दोबारा से अपनी तबीयत ख़राब करना चाहती हो। मैंने कहा, मम्मी आपको तो पता है कि जॉब करना मेरा सपना है। आखिर इतनी पढ़ाई आपने मुझे क्यों करवाई कि ना तो मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाऊँ, आप अब मुझे जॉब करने भी नहीं दोगी। मेरे ज़्यादा जिद करने पर मम्मी ने कहा, कहने लगी, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है, तुम जॉब कर लेना, मगर अभी नहीं, कुछ समय के बाद तुम्हारा भाई दुबई से आ जाएगा तो मैं उससे बात कर लूँगी। अगर वो हाँ कर देते हैं तभी मैं तुम्हें जॉब करने के लिए परमिशन दूँगी। मैं जानती थी कि मेरा भैया से तो जॉब करने की परमिशन चुटकियों में ले सकती हूँ क्योंकि मेरा भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मेरी बात तो कभी रद्द नहीं की, मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। अब मैं जॉब पर जाने वाली थी, लेकिन उस समय से पहले मुझे अपना इंटरव्यू देना था।
एक दो जगह मैंने जॉब के लिए ट्राई भी किया था और फिर एक जगह से मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। जब सालू ने यह बात पता चली तो सालू भी बहुत नाराज़ हुई कि तुम जॉब पर क्या क्यों जा रही हो? भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है इन दिनों, तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैंने सालू से कहा मुझे अपना सपना पूरा करना है, मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। सालू बातों ही बातों में मुझसे कहती है कि अगर भैया को यह बात पता चल गई तो तुम्हारी भी जॉब पर राज़ी नहीं होगा। सालू का कहना था कि उसके भाई को पसंद नहीं है, मगर मैंने उसके भाई को पसंद नहीं करती थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि मेरी शादी उसके भाई के साथ हो, क्योंकि सालू की ओर से मेरी दोस्ती बचपन से ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मौका मिले हम दोनों के बीच बातें बनाने का, मगर सालू का कहना था कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाकर ही रहूँगी। मैं अभी सालू की भाभी नहीं बनना चाहती थी, और वैसे तो मुझे अभी शादी ही नहीं करनी थी क्योंकि मैं जॉब करना चाहती थी। मैंने सोच रखा था कि लगभग 5 साल तक तो कोई जॉब करना ही है, और इस बात का फैसला अपने दिल से ले चुकी थी। मम्मी तो मेरी जॉब के खिलाफ़ थी, मगर फिर भी मैं उनको इग्नोर कर जॉब पर खुद जाने लगी। अभी मुझे जॉब पर गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे कि अचानक मेरी मम्मी के मुँह से खबर सुनने को मिली कि जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने मम्मी से कहा आप यह क्या कह रही हैं? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। मम्मी कहने लगी हाँ बेटा, ऐसा मुमकिन हो सकता है, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा मम्मी आप तो जानती हैं ना कि मुझे पूरे 5 साल तक नौकरी करना चाहती हूँ, अब इस बीच आपको मेरा कहीं से रिश्ता भी नहीं लेना है। मम्मी कहने लगी लेकिन तुम्हें मेरी बात रखनी होगी, और यह लड़का तुम्हारे भाई को भी बहुत पसंद है। मम्मी के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे उधर चेहरा उदास हो गया। चेहरा उदास देखकर कहने लगी बेटा क्या तुम अपनी मम्मी की खुशी के खातिर शादी नहीं कर सकती? क्या तुम अपनी आंखों में इस जॉब के सजे हुए सपनों को अपनी मम्मी के लिए तोड़ नहीं सकती? मैंने मम्मी से कहा मम्मी, लेकिन मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जो लड़का तलाश किया है वह बहुत अच्छा है और तुम उसके घर की सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। मैंने कहा अच्छा, तो आपने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया मुझसे बिना पूछे? मम्मी कहने लगी अब इससे मैं तुमसे क्या पूछना, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जिस लड़के से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया वह लड़का कोई और नहीं, शालू का भाई सुमित है। मम्मी की आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। मैं समझ गई थी कि इस रिश्ते में ज़रूर सालू का हाथ होगा। मैंने मम्मी से कहा कि इस सालू की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इन बातों ही बातों में मुझसे कहती है कि ना कि तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ कराऊंगी, इसीलिए भाई के रिश्ते की बात आपके दिमाग में डाली होगी। मम्मी कहने लगी नहीं नहीं बेटा, उसकी मम्मी खुद हमारे घर पर चलकर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई थी, तो मैंने भी मना नहीं किया और मैं खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। दरअसल सुमित तुम्हें पसंद करता है। आपने अपनी मम्मी से बोल दिया है कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे ही करेगा, वरना नहीं करेगा। मम्मी की बात सुनकर अचानक मैं चौंक गई। क्या सच में सालू का भाई मुझे इतना प्यार करता है? फिलहाल अब जो भी था जैसा भी था, दोनों परिवारों की मर्जी के खातिर मैंने अपने सपने को तोड़ दिया और मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई। मेरी शादी पर कोई खुशी हो या ना हो, मगर मेरे दोस्त सालू बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी खुश थी कि बार बार मुझे खुशी से गले लगा रही थी और कह रही थी कि मेरे सालों की तमन्ना पूरी हो गई है, मैं तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती हूँ। आखिर सुमित भैया मेरे इकलौते भाई हैं। दुबई से मेरे भाई भी मेरी शादी में शामिल होने के लिए आ गए थे। शालू की फैमिली में 4 मेंबर थे, वो भी 2 भाई बहन और मम्मी पापा थे। हाँ, बस फ़र्क इतना था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। शालू के मम्मी पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। उन लोगों ने मेरी अच्छी तरीके से स्वागत किया। मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था कि इस घर में उसकी बेटी खुश रहेगी, इसीलिए वो आसानी से इस रिश्ते के लिए मान गई। और वैसे भी सालू के घर वाले बहुत अच्छे लोग थे, खाते पीते लोग थे, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं सुमित के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। पहले मैंने कभी सुमित से ढंग से बात भी नहीं की थी, मगर जब वह मेरा पति बन गया तो मैं उसे पाकर खुश हो गई थी। यह एक अच्छा इंसान था। सालू ने मुझे अच्छे से तैयार कर कमरे में बिठा दिया था। मुझे सुमित से बात करने की बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि रिश्ता लगने के बाद भी हम दोनों शादी से पहले भी एक दूसरे के सामने अनजान बनकर आते थे। अब मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मुझे अपनी मम्मी से अलग होने का भी अफसोस था, क्योंकि अब घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही रह गई थी। मेरी मम्मी
मेरी मम्मी ज़्यादातर बीमार रहती थी। जैसा कि भैया तो शादी के कुछ दिनों बाद दुबई चले जाने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने यह सोचा कि मैं ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी भी मायका जाने से रोक टोक नहीं करेंगे। पहले भी मैंने सालू के घर पर आती जाती रहती थी। अब मैं इस तरह से अपने मायके जाया करूँगी कि वो खुश हो रहेगी। मेरी आंखों में सुमित के लिए ढेर सारे सपने, और मन मन में सोच रही थी कि अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, अब तो हम दोनों के बीच की बात ही कुछ और होगी। दुल्हन बनी हुई अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी नज़र फ़ौरन ही कमरे के दरवाजे की तरफ आ गई। मैं देखकर दंग रह गई कि दरवाजे से मेरा पति नहीं बल्कि मेरे दोस्त शालू अंदर आ रही थी। मुझे लगा कि शालू को शायद कुछ काम होगा। वह मेरे पास आकर बैठ गई, मुझसे बात करने लगी। मैं शालू से बातें तो कर रही थी। मेरा मन और ध्यान बार बार अपने पति की तरफ जा रहा था कि ना जाने कब शालू उठकर यहाँ से जाएगी और उसका भाई कमरे के अंदर आएगा। मगर शालू तो मेरे कमरे में जमकर ही बैठ गई थी। उसको मेरे कमरे में बैठे हुए लगभग 2 घंटे हो गए, मगर वह कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही अपने भाई को कमरे के अंदर आने दिया। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने मजाक में शालू से कह दिया था कि क्या मैं अपनी शादी की पहली रात तुम्हारे साथ गुजारूंगी, जाओ भी यहाँ से और अपने भाई को अंदर भेजो। मेरी बात सुनकर शालू हंसने लगे। इतनी ही देर में कमरे के अंदर उसका भाई आ गया और अब मैंने कहा चलो अब यहाँ से उठो, अब मुझे भैया के साथ बातें करनी है। शालू कमरे से बाहर चली गई और उसका भाई मेरे पास बैठ गया। सुमित जब मेरे पास में बैठा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ऐसा महसूस पहली बार हो रहा था। उसने मेरी करीब बैठकर मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और मेरी खूबसूरती का तारीफ़ करने लगा। वह कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, मगर मम्मी मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। तुम्हें पता है हम दोनों को मिलाने के लिए मेरी लाडली बहन शालू का हाथ है। वह कहने लगा कि तुम जानती हो ना कि शालू मेरी कितनी लाडली बहन है, बचपन से लेकर के आज तक की हमारी हर ख्वाहिश को पूरी किया करती है। अब तो आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है और भाभी भी बन गई है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम हमारे घर का सबका दिल जीत लोगी, उसके सबका ख्याल रखोगी। मैं सुमित को भरोसा दिलाया ऐसा ही हो, अभी हम लोग बातें ही करते रहेंगे। अचानक दरवाज़ा बजने लगा। मेरे पति कहने लगे देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि फिर से शालू आ गई है। अब इस बार फिर से बिस्तर पर आकर बैठ गई और उसके भाई से कहने लगी भैया प्लीज़ आप मेरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज अपनी दोस्त से ढेर सारी बातें करनी है। आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी मेरे घर में हुई है। मेरा पति हैरान भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। शालू हम दोनों का लटका हुआ चेहरा देखकर समझ रही थी कि वह दोनों के बीच आ गई है। फिर उसने कहा दरअसल मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ भैया आप आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ और मैं यहाँ से अपनी भाभी के पास सो जाती हूँ। मेरे पति ने तो अपनी बहन की एक ही बात पर सर हिला दिया और मैं वह खामोशी से कमरे के बाहर निकल गया, जबकि शालू मेरे ही बराबर में मेरे पति की जगह पर लेट गई थी। शालू को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसे यह भी नहीं समझ में आया कि उसकी दोस्त और उसके भैया की शादी की पहली रात है और शादी की पहली रात तो हर इंसान के लिए बहुत स्पेशल होती है। मेरा मूड ख़राब हो गया, इसीलिए मैं करवट बदल कर सो गई, जबकि शालू भी लेट के ही सो गई थी। अगले दिन सुबह का समय हुआ तो शालू मेरे कमरे से चली गई और उसे मुझे तैयार होने के लिए बोल दिया। मैं भी फ्रेश होकर अच्छे से तैयार हो गई और फिर हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद शालू ने मुझे फ़ौरन दवाई दी और कहने लगी कि ये लो रश्मि दवाई खा लो। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसे मेरी दवाई मेरी मम्मी नहीं फ़िक्र से दी होगी, क्योंकि मेरी कमज़ोरी की शिकायत तो उसे काफ़ी समय से हो रही थी, इसीलिए मेरा डॉक्टर भी ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ आते समय मैंने दवाई लेना भूल गई थी, इसीलिए मम्मी ने शालू को मेरी दवाई दे दी होगी। यहाँ पर शालू मेरा बहुत ध्यान रख रही थी, टाइम टू टाइम मुझे दवाई दिया करती थी। दोपहर के टाइम तो वह मेरे कमरे में आ गई और मेरी टांगें दबाने लगी। उसने अपनी मम्मी से साफ मना कर दिया कि रश्मि अभी घर का कोई काम नहीं करेगी और यह नई नवेली दुल्हन है। हालांकि मेरे सास भी ऐसी औरत नहीं थी जिसने मुझ पर हुक्म चलाने शुरू कर दिए हों। इस घर में सारे लोग मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे। अगली रात
तो मुझे फिर से अपने पति का इंतज़ार हुआ, क्योंकि कल रात तो हम दोनों के बीच कोई बात अधूरी रह गई थी। मेरे पति के ऑफिस से काम ज़्यादा था, इसीलिए उसने अपनी शादी के अगले दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रात के टाइम जब मेरा पति फिर से कमरे में आया तो करीब बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा। आज अपने पति को अपने दिल का हाल सुनाने वाली ही थी, क्योंकि अभी तक मैंने सुमित को यह नहीं बताया था कि पहले से तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अभी हम दोनों के बीच रोमांटिक सिलसिला शुरू ही हुआ था कि अचानक फिर से सालू मेरे कमरे के अंदर आ गई और नाराज़, और आज तो उसने हद ही कर दी थी। आज वो अपने भाई और मेरे बीच में बैठ गई और कहने लगी, आइए भैया हम तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। वो अपने हाथ में लूडो लेकर आई तो मेरा पति उससे देखकर हंसने लगा और कहने लगा, रात में इस समय तुम किस तरह बचकानी वाली हरकतें कर रही हो। सालू कहने लगी, भैया आप नहीं जानते, सारा दिन मैंने आपका इंतज़ार किया है कि आप घर आओगे तो हम तीनों मिलकर गेम खेलेंगे। आज फिर से सालू ने ऐसी हरकतें देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। फ़िलहाल अपने पति के और सालू के इतनी जिद करने पर मैं लूडो खेलने लगी। एक गेम पूरा हो गया था जिससे मेरा पति जीत गया था। हम दोनों हार गए थे, मगर सालू की जिद थी कि वह जीत कर रहेगी, इसीलिए वह दोबारा से गेम शुरू करने की जिद कर रही थी। दूसरी बार भी मेरा पति जीत गया और हम दोनों हार गए। उसके फिर से गेम रिपीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि जब तक मैं जीत नहीं जाती हूँ तब तक गेम खत्म नहीं होगा। मेरा पति हंसकर कहने लगा, तुम यह कैसी बचकाने वाली हरकतें कर रही हो। सालू अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, भैया मैं तो आपके लिए हमेशा बच्ची ही रहूँगी, इसीलिए हरकतें भी बच्ची वाली ही करूँगी। आपको नहीं पता मैं कितने सालों से यह सपना देख रही हूँ कि आप दोनों एक हो जाओ और मैं आपके साथ इस तरह से हसीन पल गुजारा करूँ। लूडो खेलते खेलते रात के 2 बज गए। सालू की हमारे कमरे से जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरे पति की आंखों में मैंने देखा कि उनको नींद लगने लगी थी, क्योंकि वह सुबह 7:30 बजे उठते हैं। उन्होंने सालू से कहा, अब लूडो रख दो, हम कल खेलते हैं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और तुम्हारी भाभी को भी नींद आ रही है। सालू कहने लगी, भैया लेकिन आप जब भी मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे आज भी कमरे में डर लग रहा है ना, क्योंकि रात 8 बजते ही मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। प्लीज़ भैया आज फिर अपनी बहन की बात मानते हुए मेरे पति आज फिर अपने कमरे में उसके कमरे में निकल गए और सालू मेरे पति की जगह पर लेटकर सो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सालू यह सब कुछ जानबूझकर कर रही थी या फिर सच में बचकानी हरकतें कर रही थी। फिलहाल अगले दिन मेरे पति सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद मेरे कमरे में आकर मुझसे थोड़ी देर तक बातचीत करता रहा और उसके बाद वो ऑफिस चला गया था, क्योंकि सुबह होते ही सालू मेरे कमरे से निकल जाती है। उसके निकलने के बाद मेरे पति कुछ देर के लिए मेरे पास आ गए थे। आज मेरे पति का कहना था कि शाम को तुम तैयार रहना, हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलेंगे। फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मैं खुश हो गई। फिर इस तरह शाम को जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो हम दोनों पति पत्नी घूमने के लिए चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। हम लोग घर वापस आए। खाना तो हम लोग खाकर ही आए थे, बस हैवी कपड़े पहनने की वजह से बहुत थकावट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने कपड़े बदलकर अभी बाथरूम से बाहर आई ही थी कि यह देखकर मैं दंग रह गई कि सालू फिर मेरे कमरे में बैठी हुई थी और अपने भाई के साथ लूडो खेल रही थी। सालू कहने लगी, रश्मि जल्दी से आ जाओ, गेम पूरा होने वाला है, उसके बाद दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। सालू की बात से आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसका इरादा था कि मेरे कमरे में रुकना चाहती थी? फिर ऐसा ही हुआ था। उसने फिर से अपने भाई से यह बात दोहराई कि आज फिर मेरे कमरे में सो जाओ। न जाने सालू को क्या हो गया था, वह तो हर बात को अच्छी तरह से जानती थी, तो फिर भी मुझे अपने पति के साथ वक्त गुजारने का मौका क्यों नहीं दे रही थी। फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि अगर सालू हम दोनों पति पत्नी को वक्त गुजारने का मौका नहीं देना चाहती है तो फिर वह आज हम दोनों के साथ घर से बाहर भी तो जा सकती है। मैं चाहकर भी उससे नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मेरे दोस्त थी और फिर मेरे पति की छोटी बहन भी थी। उसके पीछे मेरा ख्याल रखती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए और अभी तक मेरे पति के साथ अकेले में मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही हम दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। मेरी शादी को 20 दिन गुजर गए थे और इसे पूरे 20 दिन तक सालू मेरे साथ ही सोई थी। 2 दिन के लिए मैं अपने मायके मम्मी के पास चली गई
तो वहाँ जाने के बाद मैंने तो मम्मी को भी सब कुछ बताया। मेरी माँ बात सुनकर तो कहने लगी, सालू की बात का बुरा मत मानना, सालू अगर तुम्हारे इस कमरे में सो जाती है तो तुम बुरी बात क्या है। लेकिन मेरी माँ भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और डिटेल से मैं उसको बताना नहीं चाहती थी। मम्मी ने भी सालू की साइड ही ली थी। मुझे ऐसे कहने लगी, दवाई टाइम पर लेती रहना, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा इलाज 2.5 साल तक चलेगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारा इलाज चलते हुए 2 साल गुजर गए, जैसे 6 महीने अभी बाकी रह चुके हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ससुराल आते ही मुझे ज़्यादा ख्याल तो मेरा सालू ही रखती है। उससे मुझे अभी तक घर का कोई काम नहीं करने दिया था। हालांकि उसकी माँ कहती भी थी कि रश्मि भले ही तुम्हारी दोस्त है, मगर अब तो वो इस घर की बहू बन चुकी है। आखिर बहू तो कब तक घर के काम नहीं संभालेगी। क्या तुम उसकी सेवा करने के लिए उस घर में बहू बना कर लाई हो? बस बहू तो हो गया, अब उसे कमरे से निकलकर गृहिणी संभालनी होगी। मैंने कई बार सुना था कि सालू मेरी वजह से अपनी माँ से बहस कर लिया करती थी और उसकी यही कहती थी कि रश्मि घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर वह उस घर की बहू बन गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इस घर की बहू ही समझा जाए। जबकि वह अपने पापा से भी अपनी मम्मी की शिकायत कर दिया करती थी। अंकल भी सालू की मम्मी को डांट देते थे और कहते थे कि बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बहू मेरी बेटी समान है। अपने पति को भी डांट कर सालू की मम्मी खामोश हो जाती थी, मगर न जाने क्यों सालू को मेरी इतनी फिक्र रहती थी। बार बार वह मेरे कमरे में आकर मुझसे कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दे जाती थी, मेरी टांगें दबाती थी, कभी तो मेरा सर दबाने को कहती थी। उससे मना भी किया करती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे सारे काम करती थी और मुझे समय पर दवाई खिला दिया करती थी। अगर उसके अंदर कोई कमी थी तो वह सिर्फ यह थी कि मुझे और मेरे पति को अकेले में टाइम स्पेंड करने नहीं देती थी। मैं जानती थी कि वह बच्ची नहीं है, वह सब कुछ जानती है, फिर भी हम दोनों पति पत्नी के बीच ना जाने क्यों आ जाती थी। लगभग 2 महीने इसी तरह से गुजर गए। अब तो मैंने अपने पति से भी सालू की शिकायत करने ही लगी थी। मैंने उसे एक दिन से कह दिया था कि सालू की मुझे यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह रोज़ रात में समय हम दोनों के बीच आकर बैठ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पति नहीं बल्कि मेरे पति वहाँ है। क्या सब करने के लिए सालू मुझे घर मिल रही थी? आप सालू से कुछ कहते क्यों नहीं हैं? आप उसको डांट लगाइए और हम दोनों की पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। इस बात पर उल्टा मेरे पति मुझ पर ही गुस्साने लगे और कहने लगे, तुम किसको डांटने की बात कर रही हो? अपनी सहेली को, जो उस समय तुम्हारे लिए एक गिलास तक उठाने नहीं देती। मेरी बहन तुम्हारा कितना ख्याल रखती है और तुम चाहती हो कि मैं उस पर गुस्सा करूं? आखिर इसमें हर्ज भी क्या है? वह तुम्हारे साथ सो जाती है, मुझे कमरे से निकाल देती है। मुझे तो अपनी बहन की इस बात में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। आखिर वह कुछ दिन की ही मेहमान है। हम लोग उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे ही उसका रिश्ता लग जाएगा वह शादी होकर अपने ससुराल चली जाएगी और फिर सारी ज़िंदगी हम दोनों को एक कमरे में ही तो रहना है। उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली बात है। अपने पति की बात पर मैं हैरान हो रही थी और उसको कोई परेशानी की वाली बात नज़र ही नहीं आ रही थी, जबकि अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। मुझे सालों दिन बाद दिन बुरी लगने लगी थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर पर मेरे ससुराल में ही कुछ रिश्तेदार आए थे। उन्होंने मेरी सास से कहा था कि अभी तक बहू को कोई गुड न्यूज़ नहीं है, जिस बात पर मेरी सास कहने लगी अभी उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उन्होंने उसकी बात को पलटते हुए कहा, तुम जानती हो कि सुमित की शादी से 2 दिन बाद उसके मोहल्ले में रहने वाले एक लड़की की शादी हुई थी। उसकी पत्नी को तो 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, मगर अब 2-3 महीने रुक जाओ। अगर बहू प्रेग्नेंट ना हो तो फ़ौरन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि आजकल लड़कियां देर से प्रेग्नेंट हो रही हैं। अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो लड़कियों के अंदर बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से वह सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन पाती। अब मैं किसी को क्या बताती कि अभी तक मेरे और मेरे पति के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक तो हम दोनों ने खुलकर एक दूसरे से बात भी नहीं की है, क्योंकि हम दोनों की बातचीत के दौरान ही मेरी नंद सालू आकर बैठ जाती है। सालू मेरे सामने बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती थी, मगर मैं समझ गई थी कि वह अच्छी नहीं। शायद यही सब कुछ रियलाइज़ करने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवाई थी कि उसके भाई से दूर रहूं। वह अपने भाई से मेरे पीछे मेरी सेवा इसलिए करती थी ताकि वह मेरी नज़रों में अच्छी बनकर रहे, मगर अब मैं उसकी यह चालाकी
बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन सालू जब मेरे दोनों पति पत्नी के बीच में आकर बैठ गई, मैंने सालू का हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकाल दिया और कहा, अगर आज के बाद तो मेरे कमरे में आई तो अच्छा नहीं होगा। मेरा पति भी यह सब कुछ देखकर हैरान था, जबकि सालू भी मुझे फटी फटी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि आज पहली बार मैंने मेरा बदला हुआ मूड देखा। तो हमेशा यही लगता था कि जब वह उल्टी सीधी हरकतें मुझ पर आजमाती रहेगी और मैं खामोशी से उसकी यह सारी हरकतें बर्दाश्त करती रहूँगी। मैंने सालू से कहा कि आखिर तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों तुम मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाती हो? तुम्हें पता है ना कि पति पत्नी के बीच में आना कितना बड़ा पाप है, और तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच में ही आ जाती हो। लोग बाहर पूछते हैं अभी तक बहू को कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मैं तो क्या बताऊँ कि घर में मेरा पति इतना प्यार करता है अपनी बहन से कि उल्टी सीधी हरकतों पर भी कुछ नहीं कहता है। मेरा पति मेरे करीब आएगा तभी तो मेरी मत कोई भी बहन इस समय की बात करते हैं। मुझे सुमित ने कहा, इससे तरह बात करोगी? आखिर मैं कब से इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ। आपको तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। मेरी दोस्त है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे साथ कुछ भी करती चली जाए। अभी तक आपको मेरे बीच में खुलकर कोई बात नहीं हुई है। जहाँ तक हम दोनों अकेले में एक साथ होते हैं तब दोनों के बीच में आ जाती है। आखिर इसको क्या हक है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में आ जाए? मैं चिल्लाते हुए सालू की तरफ देख कर यह सब कुछ कह रही थी, जबकि सालू झुकी नज़रों से अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति चिल्लाते हुए कहा, खामोश हो जाओ, और यह कहते हुए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया कि अचानक सालू ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने पति से कहा, तुम अपनी बहन के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। सुमित कहने लगा, सालू मेरी लाडली बहन है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कई बार समझा चुका है कि वह हम दोनों के बीच नहीं आती है, बल्कि वह हम दोनों से बहुत प्यार करती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारे मुँह से एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। मैंने सुमित से कहा, अच्छा तो ठीक है, यह सब हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। आज मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने गुस्से में कहते हुए अपने कमरे के अंदर आ गए। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे पति तो मेरे कमरे में नहीं है, जबकि सालू मेरे पीछे भागती हुई आई और कहने लगी, रश्मि तुम यह कैसे पागलपन वाली हरकतें कर रही हो? मैंने कहा, तुम सब कुछ जानती हो, मैं यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने अच्छी बनती हो, मुझे मेरे पति से मिलने नहीं देती हो। मैं इस बार घर छोड़कर चली जाऊँगी। सालू कहने लगी, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। उसने मुझे एक तरफ को झटका दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, अच्छा एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा दिल करे वैसा करना। मैंने उसकी तरफ आंसू भरी नज़रों से देखा, फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हारा कभी गलत नहीं सोचती हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही अच्छा सोचती हूँ और अच्छा ही करती हूँ। तुम्हें अपनी भाभी बनाने की ख्वाहिश करती थी। तुम नहीं जानती हो कि मेरी मम्मी तो तुम्हें इस घर में बहू बनाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने भैया के लिए लड़की पहले से ही पसंद कर रखी थी। वह अपनी सहेली की बेटी को भैया की पत्नी बनाना चाहती है, जबकि मैंने शुरू में ही ख्वाहिश थी कि तुम मेरे भाई की पत्नी बनकर इस घर में आ जाओ। मैंने भैया के दिमाग में भी यही डाला था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मम्मी भी लड़की से भैया की शादी करवाना चाहती थी। वह बहुत चालाक थी, क्योंकि मम्मी की सहेली और उसकी बेटी शुरू से ही यही चाहती थी कि हमारे घर में आने के बाद मेरे भैया की दौलत पर राज करें, जबकि तुम शुरू से भोली और मासूम हो। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, भैया के सामने तुम्हारी ढेर सारी तारीफ़ कर दी थी, भैया के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बनाने लगी थी। वह मन ही मन तुम्हें पसंद करने लगे थे। मम्मी ने भैया की शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ जल्दी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन हम दोनों भाई बहन की मर्ज़ी से तुम थी। मैंने भैया से कह दिया था, आपको अगर रश्मि से मोहब्बत है तो आपको मम्मी से कहना होगा आप रश्मि से प्यार करते हो, जबकि उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते हो जिससे मम्मी शादी करवाना चाहती हैं। मैं कहने के मुताबिक भैया ने ऐसा ही किया। मम्मी से जिद पर अड़ गए कि उसकी शादी पसंद की लड़की से नहीं करेंगी। भैया की जिद से मेरी फैमिली तो भैया के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मी के पास गई और आंटी से कहा, आंटी मेरी मम्मी पापा घर सुमित भैया से रिश्ता लेकर आएंगे, आप प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार मत करना, क्योंकि मेरे भाई रश्मि को पसंद करते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि रश्मि मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आए, मगर तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर
आखिर मेरे भाई के अंदर क्या कमी थी? तो क्यों क्यों आंटी तुम्हारे और भैया के रिश्ते को मना कर रही हैं? क्या उनकी मर्ज़ी तुम्हारी शादी कहीं और करने को थी? मैंने उनसे बहुत ज़िद करके यह बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहती हैं। मैंने आंटी से कहा अगर आंटी मेरे भैया की शादी रश्मि के साथ नहीं हुई तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा देंगी, जबकि मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मैंने तुम्हारी मम्मी के आगे हाथ जोड़े लिए, प्लीज़ आंटी, ऐसे ही क्या वजह है जो आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं? हमारे घर पर रश्मि बहुत खुश रहेगी। मेरे बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर आंटी ने मुझे एक ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती है और तुम्हारा इलाज चल रहा है। ये बात तो हम सब जानते हैं, मगर साथ ही साथ आंटी को डॉक्टर ने यह भी बताया कि तुम बहुत कमज़ोर हो। दरअसल बचपन से ही तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिससे तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा कर दी है, इसीलिए तुम ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाती हो और ना ज़्यादा सर्दी। यही वजह है कि आंटी ने तुम्हें इतना प्यार से पाला है, तुम पर कभी भी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालने दिया, हर तरह से तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। इसी वजह से तुम्हें आज तक अपनी बीमारी का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है, मगर अब तुम जवान हो चुकी हो। डॉक्टर ने आंटी को तुम्हारा पूरे 2.5 साल का इलाज बताया। अभी आंटी चाहती है कि तुम्हारी यह बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उससे कहा था कि अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी के रहते अगर आपकी बेटी की शादी हो गई तो वह प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा सही सलामत इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा, जबकि अपनी बेटी का हेल्थ कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए इसका इलाज तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इलाज के दौरान अगर आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अगर आपको अपनी बेटी की इस बीमारी को जड़ से दूर करना है तो इस बीच आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। बस इसी वजह से आंटी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। 2 साल का तुम्हारा इलाज तो कंप्लीट हो गया है, मगर 6 महीने अभी रह गया। आंटी ने कहा था कि अभी 6 महीने तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा का समय लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी शादी करने के लिए पूरी तरह ठीक हो जाए, जिसकी वजह से उनकी आने वाली ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए। इलाज तो जैसे तैसे कंप्लीट करवा ही रही हूँ, बस इस बात से ही डर रही हूँ कि अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी, तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई से करवा दी तो तू प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर ना तो तुम्हारा बच्चा सेहतमंद होगा और ना ही पहले जैसे कमज़ोर और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मुझे तो अपने भैया की शादी जल्द से जल्द करानी थी, क्योंकि मैंने मम्मी को बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और भैया के रिश्ते के लिए राज़ी किया था, और अगर मम्मी से आंटी तुम रिश्ते के लिए इनकार कर देती हो तो मम्मी को बहाना मिल जाएगा अपनी सहेली के दोस्त को भैया की पत्नी बनाने का, और वह लड़की हमारे घर में आने के बाद हम लोगों को बहुत ही बुरी साबित हो। तुम्हारे बेहतर मुझे अपने भाई के लिए कोई भी नहीं लगा था, इसीलिए मैंने आंटी को भरोसा दिलाया कि मैं शादी के बाद तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, तुम्हें यह पता नहीं लगने दूँगी। बस यही वजह से मैं भैया और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं बनने देना चाहती थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो, आंटी से मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। मैं अपना यह वादा पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही तुम्हारी अपनी बहन को तरह समझा है, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहती हूँ। रश्मि यह सब सुनकर तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, या तुम्हारी माँ और कोई मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है। मैं आप तुम्हारा इलाज सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। तुम नहीं जानती हो कि आंटी ने तुम्हारी दवाई मुझे दे दी थी, और जब तुम्हारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं मैं खुद मार्केट से तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ और टाइम से ही तुम्हें दवा देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर में तुम्हारे आने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, बल्कि मैं ही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाओ। मुझे पूरा भरोसा है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों के बीच सिर्फ इसी वजह से आती थी, वरना तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा खुश रखती हूँ। तुम दोनों को यह देखकर मैं अपने आप में बहुत लकी समझती हूँ, जिसकी भाभी तुम जैसी फ्रेंड बनी हो। अगर मेरी बात सुनने में बहुत ख़राब लगती हो तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमने सच नहीं बताया, मैं बहुत गलत हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, मुझे माफ़ कर दो। सालू की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, सालू तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी,
तुमने शुरू से ही मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं यह जानती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख सकती हो कि मुझे ठीक करने के लिए तुमने जितने जतन किए मेरी नज़रों में गलत तक बन गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं रोते हुए सालू को से माफ़ी मांगी रही थी, तभी अचानक पीछे से मेरे पति ने भी मुझे कमरे के अंदर आ गया और वो भी मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि वह हम दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी। मेरे पति कहने लगे, कोई बात नहीं, हम सब लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। उन्होंने चालू से कहा कि मैं तुम्हारा अभी अपनी भाभी का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी भाभी का ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हें देखना, रश्मि जल्दी ही ठीक कर दूँगा। जया राज सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहेगा। इस बारे में सासू माँ और ससुर जी को पता नहीं होना चाहिए। मेरे पति और सालू ने मेरा बहुत ख्याल रखा और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट काफ़ी हद तक सुधार आया। इस तरह से मैं अपने पति के साथ अकेले में समय भी गुजार पाई, और मगर डॉक्टर ने अभी भी मुझे अपने पति से दूर रहने के लिए कहा था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतना ख्याल रखने वाली ननद मिली थी। 1 साल और इसी तरह से गुजर गया। दोनों लोगों के बाद तो वो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे साथ इतना सारा प्यार करने वाला पति था। भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर हम दोनों पति पत्नी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। इसी बीच सालू की भी शादी हो गई थी। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। सालू बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसको एक ऐसी ससुराल मिली जहाँ पर उसे बहुत लाड प्यार करने वाला पति मिला। सालू जैसी दोस्त तो नसीब से मिलते हैं, और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसी दोस्त मिली है जिसने आपका इतना ख्याल रखा हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन और बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।